नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज बात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों की करेंगे। मध्य प्रदेश में संक्रमण के आंकड़े 2 दिनों से लगातार 200 के पार निकलकर सामने आ रहे हैं। सीएम ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में तीसरी लहर शुरू होने की बात भी मानी है। सभी जिलों को इसको लेकर सारी तैयारियां करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। वहीं सोमवार से शुरू हो रहे बच्चों के वैक्सीनेशन को युद्ध स्तर पर करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। अब सवाल खड़े होते हैं कि बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए मध्य प्रदेश आखिर कितना तैयार है। मध्य प्रदेश में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, तो फिर हमारी तैयारी कैसी है? इंदौर क्या फिर हॉटस्पॉट बनने लगा है? मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के साथ क्या और सख्ती बढ़ाने की दरकार अब महसूस होने लगी है? तीसरी लहर से निपटने के लिए आखिर किस स्तर पर तैयारियों की दरकार है? ऐसे और कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले ही रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। रोजाना 18,000 से ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं। इसके मुकाबले फिलहाल मध्य प्रदेश में संक्रमण के मामले कम आ रहे हैं, लेकिन प्रदेश में भी आंकड़ा 100 के पार होने लगा है। एमपी में लगातार दूसरे दिन 100 से ज्यादा केस मिले। शनिवार को मध्य प्रदेश में 168 नए केस मिले। सबसे ज्यादा 80 मरीज इंदौर में, 59 मरीज भोपाल में मिले। ग्वालियर में 6, छिंदवाड़ा में 2, सागर में 5 मरीज मिले। उज्जैन, खंडवा, जबलपुर में एक पॉजिटिव केस मिला। 31 दिसंबर को कोरोना के 124 मरीज मिले थे। 7 महीने बाद कोरोना फिर पीक की ओर बढ़ रहा है। इंदौर में संक्रमण दर 1.16% पर पहुंच गई है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में सीएम ने भी प्रदेश में तीसरी लहर की बात को माना। साथ ही अधिकारियों को तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी तैयारी करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हम सब मिलके अब इस तीसरी लहर से मुकाबला करेंगे, और इसलिए पहली चीज, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज को पूरी ताकत से सक्रिय होना पड़ेगा, चाहे जिला स्तर की हो, चाहे विकासखंड स्तर की हो, चाहे पंचायत और वार्ड स्तर की हो। वहीं सोमवार से शुरू हो रहे बच्चों के वैक्सीनेशन को सीएम ने युद्ध स्तर पर चलाने का निर्देश दिया है। सीएम ने कहा कि बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए सभी वर्ग का सहयोग ले। वैक्सीनेशन की उपलब्धता के हिसाब से ज्यादा वैक्सीन लगाएं। ग्राम पंचायत में या वार्ड में 15 से लेकर 18 वर्ष की उम्र के हमारे बेटे बेटियों का युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन, अब टारगेट बना लो कि हम किसी भी 15 से लेकर 18 साल के उम्र के किशोर के बच्चों के बेटे बेटियों को हम वैक्सीनेशन कराकर ही चैन की सांस लेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी सुरक्षा है। सीएम ने कहा कि तीसरी लहर से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन इसमें लोगों का भी सहयोग जरूरी है। इसलिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से भी अपील करना चाहता हूं। हम आर्थिक गतिविधियां नहीं रोक रहे हैं। गरीब की रोजी रोटी जाती है, व्यापार बिजनेस जाता है, हम वो चलने देंगे, लेकिन साथ में लोगों की जिंदगी भी खतरे में ना पड़े, ये कोशिश भी हमको करनी है। और इसलिए मास्क जरूर लगाएं सब, भीड़ भरे आयोजन ना हो, यथासंभव दूरी बनाए रखें, हाथ साफ करते रहे और वैक्सीनेशन करवाइए, ही उपाय है और कोई उपाय नहीं। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता को कोरोना के कहर से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार के प्रयास तभी सफल होंगे जब प्रदेश की जनता भी शासन और प्रशासन के साथ सहयोग करे। लेकिन जिस तरह से लोगों की लापरवाही सामने आ रही है, वो कहीं शासन के प्रयास पर भारी न पड़ जाए। टीम न्यूज़ स्टेट। तो मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है,
उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स की बैठक हुई, उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से संबोधित किया और जो निर्देश दिए गए वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की तरफ सरकार लगातार काम कर रही है। तो समझा जा सकता है कि आंकड़े भविष्य में जिस तरह की स्टडी की जा रही है वो बढ़ते नजर आएंगे, तो उस स्तर पर व्यवस्थाएं भी अब होती हुई दिखाई दे रही हैं। यही वजह है कि सतर्कता और सावधानी आप लोगों को भी बरतनी है। चलिए चर्चा करते हैं, क्योंकि कल से बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है, तो आज इसी मसले के साथ व्यवस्थाएं किस तरह की है उस पर भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर अभिजीत रईजादा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर दिव्या गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी के नेता हैं। दिव्या जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। अजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत आज डॉक्टर अभिजीत से ही करते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत कल से हो रही है, किस परिस्थितियों में इसे हम माने और कितना महत्वपूर्ण ये वैक्सीनेशन रहने वाला है, वो भी तब जब लगातार कई स्टडी इस और इशारा कर रही है कि वैक्सीनेशन की जो असमानता है उसकी वजह से ही ये नए नए वेरिएंट निकलकर सामने आ रहे हैं, तब बच्चों का वैक्सीनेशन कितना महत्वपूर्ण? डॉक्टर अभिजीत। लोकेश जी, ये आज का सबसे हॉट क्वेश्चन है, सबसे गर्म सवाल है कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में बोर्ड के इम्तिहान देंगे, जो स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, जो एनसीसी में जा रहे हैं, आखिर उनका वैक्सीनेशन क्यों नहीं? हमारी वैक्सीन बहुत असरकारक है, बुजुर्गों में इसने 99% तक जीवन बचाया है, तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है और उसमें 100% पार्टिसिपेशन चाहिए। लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां रहीं, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बहुत लेट हुआ। ये छोटी छोटी भ्रांतियां, चाहे वो जिला स्तर पे हो, ग्राम स्तर पे हो, चाहे अज्ञानता की वजह से हो, अंधविश्वास की वजह से हो, जन जागरूकता में राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया गया। चाहे वो नाटक टोली हो, चाहे डॉक्टर्स के द्वारा हो या मीडिया द्वारा हो, तो हम हाथ जोड़ के पूरे प्रदेश के अभिभावकों से बोलते हैं कि जो भी हितग्राही हैं, बिल्कुल जिनको वैक्सीन लगनी चाहिए, जिनकी सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स आ चुके हैं, वो तुरंत और शासन की गाइडलाइन से तुरंत वैक्सीन लगाएं। कोवैक्सीन एक बहुत अच्छी वैक्सीन है क्योंकि इसमें डेड वायरस है, तो इसमें रिएक्शन के चांसेस, एनाफिलैक्सिस के चांसेस, सडन डेथ के चांसेस न के बराबर है। टोटल भारत में 135 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें 0.001% भी सीरियस रिएक्शन नहीं मिले। अगर मृत्यु दर इस बीमारी में 1%, 1.5% है तो वो बहुत बड़ा नंबर है। और क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट 7 से 10 गुना ज्यादा इन्फेक्टिव है और बच्चे बाहर हैं, तो न केवल उनको खतरा होगा बल्कि घर परिवार में लाएंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ओमिक्रॉन अभी भी बहुत कम है, डेल्टा अभी अपने देश से पूरा गया नहीं है। जी। आज भी जो केसेस आ रहे हैं वो लगभग 90% ओमिक्रॉन नहीं है। और आपकी जानकारी के लोकेश जी, ओमिक्रॉन से ज्यादा खतरनाक डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट है। यानी ओमिक्रॉन का भय करें ही नहीं, पहले डेल्टा को निकालें। और वैक्सीन दोनों को कवर करेगा। तो सभी अभिभावकों से, शासन प्रशासन से करबद्ध विनती है जी, सभी शासकीय प्रशासनिक अधिकारियों से कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें और जितने भी लायंस क्लब है, रोटरी है, जिनकी बात लोग मानते हैं, मीडिया इसका पुरजोर प्रचार करें और पॉजिटिविटी से करें कि ये वैक्सीन बच्चों के लिए जीवन रक्षक है, उनको अस्पताल और आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो अपने घर के बुजुर्गों को बचा पाएंगे। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं अपने आप में महत्वपूर्ण है और आपकी अपील हमारे माध्यम से सभी दर्शकों तक पहुंच रही है और उन अभिभावकों तक पहुंच रही है जिनके बच्चे इस कैटेगरी में आ रखे हैं और उन्हें अब कल जाकर वैक्सीन लगवानी है। तो हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि जरूर अपने वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे, स्कूल अपने बच्चों को जरूर भेजें ताकि वहां पर उन्हें वैक्सीन लगाई जा सके। डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिव्या जी, बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी कितनी है और मध्य प्रदेश कितना तैयार उन बच्चों को सुरक्षा कवच देने के लिए? दीपेश जी, सबसे पहले तो तीसरा साल है जहां हम कोविड से संघर्ष करते हुए एक नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। तो शुभकामनाएं तो दूंगी, लेकिन साथ में ये भी कहूंगी कि सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, क्योंकि अगर आप लोग स्वस्थ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, दोनों चीजें हैं। तो इन शुभकामनाओं के साथ 2022 का स्वागत करेंगे। अब रही बात तीसरी वेव की, तो तीसरी वेव के लिए हम लोग सब बिल्कुल तैयार हैं और कल का जो टीकाकरण अभियान हो रहा है 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए,
उसके लिए सरकार बिल्कुल मुस्तैदी से तैयार है। मैं अभी सबसे बात कर रही थी और उनसे सबसे एक रिव्यू ले रही थी। तो कल के लिए सारे स्कूल्स को चिन्हित कर दिया गया है। जैसे इंदौर में ही करीब 171 स्कूल्स की संख्या है जहां पर उनको चिन्हित करा गया है। हर स्कूल का को एक उनकी ट्रेनिंग दी जा चुकी है उनके टीचर्स को कि बच्चों को किस तरह से आइडेंटिफाई करना, आई कार्ड किस तरह से चेक करना, बच्चे अभिभावकों के साथ ही आए ये भी दुरुस्त करना। सारे स्टाफ की ट्रेनिंग हो चुकी है। हर सेंटर में 500 से करीब एक वैक्सीन हर सेंटर को मिलेगी। ये वैक्सीन जो है वो कोवैक्सीन होगी, क्योंकि कोवैक्सीन जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, कोवैक्सीन सबसे सेफ मानी गई है। इसके ट्रायल्स बच्चों पर हो चुके हैं, तो सब तरफ सिर्फ कोवैक्सीन लगने वाली है। इसका भी पूरा पुरजोर है। दूसरी बात ये कि वहां पे एम्बुलेंसेस रहेंगी, डॉक्टरों की पूरी एक टीम रहेगी। पीडियाट्रिक एसोसिएशन वालों ने अपने आप में मीटिंग करके इस बात को लेके बहुत सीरियसली इस बात को लिया है कि बच्चों के जितने डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने अपनी एक स्वास्थ्य सेवाएं वहां देने का फ्री इस बात को लेके अपना एक धर्म समझा है कि जो नहीं आना चाह रहे या जो काउंसलिंग चाह रहे हैं उनको काउंसलिंग करवाई जाएगी, वहां तक उनको पहुंचाया जाएगा। ईश्वर न करे यदि कोई रिएक्शन भी होता हो तो तुरंत साथ के अस्पताल में पहुंचाना या बच्चों के डॉक्टर के साथ तुरंत वहीं के वहीं इलाज करना, इस तरह की अनन्य व्यवस्थाओं के साथ लेकर कल का एक महा वैक्सीन अभियान जो है वो कल शुरू हो रहा है। और पहले ही दिन में ऐसा टारगेट करा गया है कि कम से कम नहीं तो 15 लाख का एक टारगेट हम लोगों को पूरा करें। अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो 15 से 18 वर्ष का एक मोटा मोटा अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड ले तो करीब 48 लाख का करीब आता है प्रदेश में। तो अगर हम पहला ही दिन अगर अचीव कर सकते हैं 15 लाख, जो इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम सब उत्साह है, हम सबको पता है कि हमको करना है, हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन चाहिए, तो अभिभावक अगर स्वयं अपने बच्चों को लेकर जाएंगे तो इससे अच्छा और कोई आपके पास तरीका नहीं है बच्चों को प्रोटेक्शन का। बिल्कुल, जितना जल्दी हम इस ग्रुप के बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे उतना जल्दी हम और नीचे उतर पाएंगे। 12 वर्ष के बच्चों को भी हम इंक्लूड कर पाएंगे, 10 वर्ष के बच्चों को भी इंक्लूड कर पाएंगे। यही वजह है कि हम लोग लगातार आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो फिर अपना माइंडसेट तय कर लीजिए कि कल आपको अपने बच्चे को वैक्सीन लगवानी है, अगर वो 15 वर्ष से 18 वर्ष के इस एज ग्रुप में आता है। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, वयस्कों का जब वैक्सीनेशन हुआ, बुजुर्गों का जब वैक्सीनेशन हुआ तो विपक्ष ने बड़ी सकारात्मक भूमिका अदा की और आप लोगों ने भी अलग अलग कैंप लगाए, लोगों को जागरूक किया। आपके कार्यकर्ता भी घर घर लोगों से ये अपील करते नजर आए कि आप घर से निकलिए और वैक्सीन जरूर लगवाइए। अब बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी है, विपक्ष किस तरह से तैयार है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो इस एज ग्रुप में हैं वो वैक्सीनेटेड को पाएं? दीपेश जी, आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के तमाम अभिभावकों से हम अपील करते हैं कि जो भी बच्चे 15 से 18 साल की आयु वर्ग में आते हैं वो अपने स्कूल में या स्वास्थ्य केंद्र में जहां भी उपलब्ध हो बच्चों को टीकाकरण करवाएं, क्योंकि बच्चों के जीवन की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए टीकाकरण ही एकमात्र विकल्प है। पूरी तरह सकारात्मक रहें। अपने देश के वैज्ञानिकों की बनाई हुई वैक्सीन है, पूरी तरह सुरक्षित है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस टीकाकरण अभियान के साथ है, लेकिन चिंता का विषय होता है हमें प्रदेश की सरकार के ऊपर। सरकार मध्य प्रदेश में लोगों की जान बचाने की बजाय, चिंता करने की बजाय राजनीति करने में लग जाती है, अपने टारगेट बनाने में लग जाती है। अभी दिव्या जी ने कहा कल हम 15 लाख लगा देंगे, प्रदेश में 48 लाख टोटल है, तो 4 दिन में तो मध्य प्रदेश में समाप्ति हो जाएगा टीकाकरण। इसी तरह के टीकाकरण की होड़ हमने वयस्कों के टीकाकरण में भी देखी कि आज हमने विश्व रिकॉर्ड बना दिया, आज देश में दूसरे नंबर पे बना दिया। परिणाम क्या निकला कि 31 दिसंबर निकल गया, मध्य प्रदेश में 100% टीकाकरण नहीं हो पाया, जबकि सरकार ने कहा था कि अक्टूबर माह तक पूरा प्रदेश टीकाकृत हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। आपके रिकॉर्ड सारे पड़े रह गए। उसी तरह से ओमिक्रॉन का जिस तरह से खतरा बढ़ रहा है, क्या इस होड़ के कोई नकारात्मक परिणाम आपको नजर आए?
देखिए दीपेश जी, इस होड़ की बजाय अगर सरकार ने अवेयरनेस कार्यक्रम, लोगों में अवेयरनेस बढ़वाते तो शायद ज्यादा लाभ होता। टीकाकरण के टारगेट की बजाय प्रतिदिन टीकाकरण की गति बढ़ाने पे काम करते तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में जल्दी टीकाकरण हो जाता। उसी तरह से बच्चों के मामले में आप आज टारगेट सेट कर रहे हैं कि 15 लाख कल होंगे, तो मान के चलें कि अगले 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। जी, अगर जनसंख्या के अनुपात के लिहाज से अगर देश में देखें तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टीकाकरण हो पाया? देखिए दीपेश जी, हम मध्य प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं। सरकार को हमने पूरा समर्थन दिया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने भी घर घर अवेयरनेस फैलाई। कई जगह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टीकाकरण के कैंप लगाए, यहाँ तक कि लोगों को उपकृत किया, इनाम दिए टीकाकरण करवाने के लिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी पे किसी तरह का सवाल ना उठाया जाए। हमने ओमिक्रॉन को लेकर सरकार से सवाल पूछा था कि श्वेत पत्र जारी करें कि सरकार की तैयारियां कहाँ हैं। आज मध्य प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग के लैब तक नहीं बन पाए हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार अपना श्रेय लेने की तरफ जुट जाती है। इसीलिए हम चाहते हैं बच्चों के मामले में श्रेय लेने की बजाय जमीन पर, धरातल पे काम करें ताकि जल्द से जल्द बच्चों का टीकाकरण हो सके, हो पाए। ये महत्वपूर्ण ये सुझाव है और इस सुझाव को वाकई में स्वीकार भी करना चाहिए। दिव्या जी से जवाब ले लेते हैं। दिव्या जी, सुझाव अगर है कि जल्द से जल्द बच्चों का वैक्सीनेशन हो, उस दिशा में सकारात्मक काम हो, तो फिर एक सुझाव के तौर पर लिया जाना चाहिए। आप चूंकि कई सवाल अजय जी ने उठाए हैं, उनके जवाब देंगे, लेकिन इससे इतर मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है। स्वास्थ्यगत व्यवस्थाओं को हम दुरुस्त करने की तरफ लगातार काम कर रहे हैं। दूसरी लहर के दौरान जिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमने कई लोगों को तड़पते देखा, वो ऑक्सीजन की कमी अब प्रदेश में दूर हो चुकी है। हमने कई तरह से ऑक्सीजन प्लांट्स बनते हुए देखे हैं, स्वास्थ्यगत व्यवस्थाओं को दुरुस्त होते हुए देखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाने में प्रदेश ने बेहतर काम किया है। लेकिन इससे इतर उन तमाम उपकरणों को जिस एक्सपर्ट की जरूरत है, क्या उस जरूरत को दूर करने के लिए अब हमारा प्रयास होना चाहिए? क्या उस मैन पावर को अब हमें फुलफिल करना होगा जिसकी वाकई में अब हमें आवश्यकता पड़ने वाली है, चाहे ऑक्सीजन प्लांट्स का संचालन करना हो या फिर स्वास्थ्यगत व्यवस्थाओं को सही ढंग से मरीजों तक पहुंचाना हो? दिव्या जी। दीपेश जी, मैं अजय जी की जो ओपनिंग स्टेटमेंट था उससे मैं बहुत वाकिफ थी और बहुत मुझे अच्छा भी लगा। इतनी मैच्योरिटी से उन्होंने इस सब्जेक्ट के बारे में डील करा और बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन वो फिर इतने गंभीर विषय को फिर पार्टीगत कर लेते हैं, तो थोड़ा सा मुझे इसलिए आश्चर्य लगता है कि कभी कभी कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसमें हमको देश और जनता और उन सब के बीच में एकजुट होकर हमको खड़े हो जाना चाहिए। आपका प्रश्न करना हो सकता है जायज हो, मैं मान लेती हूँ, क्योंकि आप विपक्ष में और आप प्रश्न करेंगे। लेकिन कभी कभी इस बात को लेकर थोड़ा सा गंभीर हो जाए और चिंतित रहें कि सब लोग बहुत संवेदनशील हैं इस विषय को लेकर, सब काम में जुटे हुए हैं। कोई आंकड़े को लेकर कोई अपना क्राउन नहीं पहनना चाह रहा है। लेकिन यदि टारगेट सेट होता है तो उस टारगेट सेट करने के पीछे इस बात को लेकर सिर्फ एक ही मत होता है कि कम से कम अगर आपके पास एक टारगेट सेट है तो आप कोशिश करेंगे उस टारगेट को पूरा करने की। इसमें कोई किसी का कोई क्राउन नहीं पहनना चाह रहा है और कोई इस बारे में कोई तमगा नहीं हासिल करना चाह रहा है। अजय जी, इस बात को लेकर थोड़ा सा निश्चित हो जाए, क्योंकि अभी जनता सर्वोपरि है, बच्चा सर्वोपरि है, वो सुरक्षित रहे, समाज सुरक्षित रहे, इस बात को लेकर सब लोग बहुत संवेदनशील रहें, चिंता करें इस बात की। आप भी चिंता करें, हम भी चिंता करें। दूसरी बात, जो दीपेश जी ने प्रश्न करा, जो आपका प्रश्न है कि क्या हम उसके प्रति द मशीन इज इंपॉर्टेंट एंड द मैन बिहाइंड द मशीन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। मैं हर बार इस बात को लेकर कहती हूँ कि मशीन इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या उसके पीछे का आदमी इतना तैयार है, इतना दुरुस्त है, इतना चुस्त है और इतना उसकी ट्रेनिंग दी जा चुकी है कि उस मशीन को संचालित कर चुके? तो मैं सिर्फ आपको इस जानकारी के लिए आपको इतना बताना चाहती हूँ कि इस बीच में ये बहुत सारी गतिविधियां हुई, बहुत सारी गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जहां पर इस तरह की सारी ट्रेनिंग दी जा रही है। और अब जबकि खतरा सामने दिख रहा है तो उसको थोड़ा सा और एक्सपेडाइट करा गया है। रही बात जो अजय जी ने उठाई थी जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन्स की, तो सर उसकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। वो मशीनें आ चुकी हैं, टेक्निकल जो इश्यूज है वो सारे सॉल्व हो रहे हैं। उन सॉल्व होने को जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, अभी भी जो रिपोर्ट जा रही थी उसका बहुत जल्दी निराकरण हो रहा है और कुछ एक आध हफ्ते में वो मशीन स्टार्ट हो जाएंगी
ये मैं आपको ऑन टीवी ऑन स्क्रीन आपको वादा कर। नहीं, क्योंकि ये जायज है। ये जो अजय जी का सवाल था वो बेहद जायज है, और ये सवाल कई बार हम डिबेट में कर चुके हैं कि क्यों ना जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था जल्द से जल्द दुरुस्त हो, ताकि हम उस नए वेरिएंट को ट्रेस कर पाए। सॉरी जी जी जी, बोलिए। मैं एक बात और ऐड बोलिए, फिर मैं अजय जी के पास आ रहा हूँ। जी जी, मेरे सिर्फ एक बात और है कि जीनोम सीक्वेंसिंग इज ओनली इम्पोर्टेंट क्योंकि हम डायग्नोसिस करना चाह रहे हैं कि वो ओमिक्रॉन है या डेल्टा है। बिल्कुल, एक बात, लेकिन ओमिक्रॉन वायरस जो है अभी, जिसका डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र करा था कि वो 5 से 10% ज्यादा तेजी से संक्रमित होता है, लेकिन दूसरी तरफ मैंने हर बार जिक्र करा है कि उसकी वायरोलॉजी बहुत कम है, उसकी जो एक मारक क्षमता है वो बहुत कम है। यानी सिम्टम्स जितने बहुत सीवियर हो सकते थे जो डेल्टा में थे, उतने सीवियर नहीं है। तो जो लंग इन्फेक्शन पिछली बार हुए थे, लेकिन हम इस चीज को अपने मानस पटल में बैठाकर निश्चिंत नहीं हो सकते ना। अब वायरस है वो अगर और तेज गति से फैल रहा है तो फिर हमें उसे डिटेक्ट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि फिर वही होगा कि 6 मरीज पहली बार में हमारे 8 मरीज ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए, उसमें से 6 स्वस्थ हो गए। अब उन्होंने कितनों को किया ये हमारे सामने आंकड़ा है, हम उस तरफ नहीं जाना चाह रहे। मैं लौट रहा हूं आपके पास, मैं लौट रहा हूं दिव्या जी, वापस आऊंगा। अजय जी, एक कमेंट आपका चाहिए, उसके बाद डॉक्टर साहब का रुख करूंगा। देखिए दीपेश जी, हम सरकार के साथ हैं प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अव्यवस्थाओं पे से आंखें बंद कर लें। हमारा भी दायित्व है। मैंने 2 जायज मुद्दे उठाए। देखिए, जिस तरह से दूसरी लहर में मध्य प्रदेश में लगभग 2.5 लाख मौत हुई, जनता परेशान हुई व्यवस्थाओं के लिए। तो पहला मुद्दा है, आप श्वेत पत्र लाइए कि प्रत्येक जिले में किस तरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, आईसीयू, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर्स की क्या उपलब्धता है, जिससे जनता निश्चिंत रहे कि उसके लिए क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं। तो ये कोई गलत बात नहीं है, राजनीति नहीं है। एक और चीज अजय जी, आप दूसरी बात रखिएगा, इससे पहले इस बात का जवाब दे दीजिए, क्या अगर श्वेत पत्र जारी कर भी दिया जाता है तो क्या यह श्योर होगा कि विपक्ष फिर इन तमाम बातों को स्वीकार कर लेगा कि हां, श्वेत पत्र में जो कहा गया वो 100% सही है और हम उसे स्वीकार करते हैं, अब इसमें कहीं कोई कमी हुई तो हम सवाल खड़ा नहीं करेंगे? क्यों श्वेत पत्र की राजनीति सर? व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, अगर नहीं है तो नहीं है तो है। देखिए दीपेश जी, हम सकारात्मक रूप से काम करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में आज भी लगभग 40 जिले ऐसे हैं जहां वेंटिलेटर नहीं है, उसके बाद भी हम सरकार के साथ हैं। तो जनता की निश्चिंतता के लिए जनता को पता तो हो कि उनके स्वास्थ्य के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, हम बिल्कुल विश्वास करेंगे, लेकिन सरकार लाए तो आंकड़े। और दूसरी बात, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात सरकार ने दूसरी लहर में कही थी और आज तीसरी लहर चालू हो गई, 6 महीने से ज्यादा बीत गए। आपने खुद बताया कि 9 लोगों में से 6 जब ठीक हो गए तब पता चला कि ओमिक्रॉन था, जबकि ओमिक्रॉन का एक मरीज 32 लोगों को प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे हालात में हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे? आप बताइए, जब टेस्टिंग रिपोर्ट 15-15, 20-20 दिन बाद आएंगी। ठीक है, उसका सवाल कई बार हुआ और कई मंचों से हुआ, और सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं, कई राज्य हैं जहां पर सरकार की व्यवस्था नहीं है। सर, हमारे ही पड़ोसी कांग्रेस शासित राज्य में भी हम लंबे समय से चालू नहीं हो पाया, ये बहुत आश्चर्यजनक है। यही तो कह रहा हूं ना सर कि यहाँ तो कम से कम मशीनें आ गई, वहां तो मशीनें भी नहीं आई हैं। लेकिन अभी तक भी चालू ना होना बड़ा आश्चर्यजनक है। उसी तरफ, बिल्कुल उसी तरफ प्रयास कर रहे हैं, उसी के लिए बात भी कर रहे हैं। मैं लौट रहा हूं आपके पास। डॉक्टर अभिजीत हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल वापस से लेकर आ रहा हूं। हम वैक्सीनेशन का जिक्र कर रखे हैं, अब बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल यहां पर यह खड़ा होता है सर कि अगर कोई वैक्सीनेटेड है और अगर उसे ओमिक्रॉन वायरस टच कर जाता है, वो उससे संक्रमित हो जाता है, तो क्या हॉस्पिटलाइज करने की जो क्षमता है वो कम हो सकती है अगर वैक्सीनेटेड है तो? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है लोकेश जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए कि वैक्सीनेशन वर्सेस नॉन वैक्सीनेशन नंबर चाहे कुछ भी हो, जिन जगहों पर अमेरिका में भी बहुत सारे ऐसी कम्युनिटी जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं किया, तो ओमिक्रॉन हो या डेल्टा हो या डेल्टा प्लस हो, वैक्सीनेशन होते ही आईसीयू में भर्ती, सीरियस बीमारी, चेस्ट इन्फेक्शन या वैस्कुलर प्रॉब्लम्स, हमारे यहाँ डायबिटिक बुजुर्गों को हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये भी बहुत ज्यादा हुआ। आप ध्यान करें, फरवरी, मार्च, अप्रैल में बुजुर्गों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ था और महालहर आ गई, प्रचंड लहर आई और मृत्यु दर अकस्मात रूप से बहुत ज्यादा थी।
किंतु पिछले 6 महीने में जो जिस भी राज्य में हुआ, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या देश में, उसके बाद मृत्यु दर तेजी से कम हुई है। और मेरा यह विश्वास है कि ये लहर 90 दिन से ज्यादा रहने वाली नहीं है। यदि 1 जनवरी को ये दस्तक दे रही है तो मान के चलिए कि 1 अप्रैल को हम राहत की सांस ले सकते हैं। लेकिन सर, जिस तरह से वायरस अपने आप को म्यूटेट करता जा रहा है, जिस तरह से वो अपने रूप बदलता जा रहा है, क्या भरोसा भविष्य में कोई दूसरा वायरस निकलकर सामने आ जाए? इसलिए एक महत्वपूर्ण सवाल यह है डॉक्टर अभिजीत कि वैक्सीनेशन पर अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर मुश्किल से 1% वैक्सीनेशन भी नहीं हो पाया है। वहीं कई देश ऐसे हैं कि जहां पर 70, 80% वैक्सीनेशन हो चुका है। तो ये जो विरोधाभास है, ये जो असमंजस की स्थिति है, जब तक वो दूर नहीं होगी तब तक कैसे हम 100% वैक्सीनेशन और इस वायरस से पूर्ण मुक्ति पर विचार कर सकते हैं? क्योंकि समय का अभाव है। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ एक बार फिर हम भी जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप लोगों से अपील कर रहे हैं, अगर आपके घर में 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चे हैं तो फिर आप सचेत हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सबसे पहला काम करिए कि कल उन्हें अपने अपने स्कूल में भेज दीजिए या फिर नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर ले जाइए और उन्हें सबसे पहले वैक्सीनेट करवाइए। पहला डोज उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो देर बिल्कुल मत कीजिएगा। यही अपील हम आप लोगों से कर रहे हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।